तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में टारगेट है हमारा 900 प्लस एमसीक्यू का, जिसमें 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 101 से यानी 101 क्वेश्चन से लेकर 151 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने मैराथन सीरीज में सॉल्व शामिल किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से जितने भी जनरल साइंस एमसीक्यू आए हैं उनको एक जगह आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं। और क्वेश्चंस कई बार जो है रिपीट हुए हैं, इसलिए जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम के लेक्चर जो है आज से कल में अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको देखेंगे। और ये लेक्चर जो होगा आपकी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ या यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूँ या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए 2024 को टारगेट करते हुए, जिसमें दो साल की जितनी भी योजनाएं हैं एक जगह आपको मिनिस्ट्री वाइज आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा पीवाई की सीरीज में हमारा आर का भी चल रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जनरल हिंदी की भी चल रही है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा भी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की, तो इसमें है तो साइंस का क्वेश्चन, लेकिन एक दो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो हमने डाले हैं इसमें। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि लेक के बारे में दिया गया है और स्थान दिया गया है, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीवेली झील। और आपको मिलान करना है कि लेक को कौन सी लेक किस स्थान पर है, यानी किस राज्य में है। ठीक है, तो चलिए मिलान कीजिए। जहाँ तक बात करें लोकटक झील, लोकटक झील सबको पता है कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, और इसके अलावा बड़खल झील हरियाणा में है। कालीवेली झील आप देखेंगे तो तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, और ये बड़खल झील आप देखें हरियाणा में, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखना हो तो फरीदाबाद में ये झील देखने को मिलेगी। ताला झील जहाँ तक बात है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही कोड मेल होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 102 क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा है कि 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर कोविड-19 के परीक्षण के लिए 3 नई चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो आपको बताना है कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए 3 नई जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है काउंसिल, उनका जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो इन कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जो उनका उद्घाटन किया गया था उसमें कोलकाता, नोएडा और मुंबई शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, 103 में पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया है, देश दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ए दिया गया है वर्गोस, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी विलीविलीज। और आपको इनमें राज्य के नाम से बताना है कि इन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं किस किस देश में आते हैं। तो जहाँ तक बात है हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता है, हरिकेन आता है यूएसए में। ठीक है, और विली विलीज जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, टाइफून जो आता है, टाइफून जापान के पास आता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, ईस्ट चीन के पास। ठीक है, बचा पेंगुस जो आता है वो फिलीपींस में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है, यानी पूरा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। इनको अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहने का मतलब भारत में उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 में देखिए यूट्रिफिकेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यानी सुपोषण से क्वेश्चन आया है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को कम करता है। ऑप्शन 2, यह एक जल निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना है, यानी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। सही उत्तर आपको बताना है। तो यूट्रिफिकेशन होता क्या है, यूट्रिफिकेशन या कोई ऐसा वाटर बॉडी है, ठीक है, यानी कोई तालाब, कोई भी चीज़ है, उसमें जितने भी आप देखेंगे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो उसमें क्या पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे एल्गी ब्लूम की स्थिति देखने को मिलती है। तो पूरा तालाब जो है आप देखेंगे हरे कलर के एल्गी से क्या होता है, जो है पट जाता है। तो इससे क्या होता है,
जो सनरेज आती हैं, सनरेज का जो होता है वो क्लोरोफिल की यूज़ से अपना भोजन जो बनाते हैं, सारा ऑक्सीजन का जो भी यूज़ होता है वो क्या कर लेते हैं, एल्गी यूज़ कर लेते हैं। इसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए कम पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की घुलने की मात्रा कम हो जाती है। यानी इसमें पोषक तत्वों का एक तो संवर्धन हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है? और दूसरा क्या, ऑक्सीजन को कम कर देता है। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। यहाँ पर जो लोकल लेवल पर जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलग-अलग नाम है, ज़्यादा उनकी लोकेशन है और कब आते हैं इनके बारे में दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 105 की बात कैसे पूछा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक तत्व यानी चक्र, जैव भूवैज्ञानिक चक्र, बायोटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन या जैविक चक्र। तो आपको बताना है किसी इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों के माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो एक साइकिल बनता है, यानी जो पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको ध्यान रखिएगा, उनको जो है बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं, यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक 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 चक्र से दूसरे चक्र में ये प्रवाह होता है पोषक तत्वों का, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो ये सब जो साइकिल होते हैं ना, इसमें पोषक तत्वों का एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में प्रवाह होता है। तो इसमें जो है क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है किसी क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों को संपूर्ण अनुक्रम यानी सक्सेशन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीरी या सेरे और कम्युनिटी डायनेमिक्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें बताना है कि किसी क्षेत्र विशेष से जो क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण, यहाँ ध्यान रखिएगा, संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण अनुक्रम को जो कहा जाता है सेरे कहा जाता है, ठीक है? SERE या सेरे या सेरे, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग चीज होता है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना यानी ग्रीन हाउस गैस के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, टी है -20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं। अगर वही ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर जो हो जाएगा बहुत लो हो जाएगा। और ये कितना होगा? ये हो सकता है 0 फ़ारेनहाइट, ठीक है, या इससे डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है? इसको आप हीट बजट से भी समझ सकते हैं कि कैसे जो है एटमॉस्फेयर और जो है तब जो टेम्परेचर रहता है वो संतुलन रहता है, ठीक है? यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है भूजैव रासायनिक चक्र का। यहाँ पर देखिए जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, इसमें पोषक तत्वों का नाइट्रोजन का कैसे प्रवाह होता है, ठीक है? सल्फर साइकिल होता है, ठीक है? तो इन सब के बारे में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। तेरे के बारे में दिया गया है, जैसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे थे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर में जो क्रमिक और जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल देखिए कैसे होता है, कोई जो है एकदम खाली रॉक चट्टान है, ठीक है? उसमें क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे उस पर लीचेज या छोटे छोटे जो है पत्थर पर चिपके हुए आपको लीचेस मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे स्मॉल जो है एनुअल वहाँ पर प्लांट उगने लगेंगे, फिर ग्रास आएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होता है, एक पूरा बड़ा जो है इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसी को जो है कि प्राइमरी सक्सेशन या आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। फिर ये जो है क्या होता है, किसी कारणवश जो है ये जल जाता है, ठीक है? फिर जो है नई प्रक्रिया चालू हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आप यही कह सकते हैं कि अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र पर उपनिवेश करती है, उन प्रजातियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है जबकि अन्य प्रजातियों की जनसंख्या कम हो जाती है, यहाँ तक कि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कुल मिलाकर रूल चलता है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा है? 108 में पूछा है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन, मायोग्लोबिन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल जो मटेरियल है उसमें जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है? क्लोरोफिल, कोलेजन,
केराटिन, मायोग्लोबिन। तो आप देखेंगे क्लोरोफिल में देखेंगे तो आप जो है मैग्नीशियम आयन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में होती है। कोलेजन की बात करें तो कोलेजन जो होता है ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये अमीनो अम्ल से बना सतह होता है। जहाँ तक बात करें इसके अलावा कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन आपके बाल, नाखून और त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन। और इसमें जिसमें आयरन होता है उसका नाम है मायोग्लोबिन, ठीक है। इसमें जो है फेरस यानी आयरन की और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात से पूछा किसी जीन के भीतर आधार यानी बेस ही जो होता है वो अनुक्रम में परिवर्तित हो जाता है। वो जो अनुक्रम में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, संलयन, प्रजनन। तो आपको बताना है कोई जीन है, उस जीन का पूरा म्यूटेशन हो जाता है, उसका बेस ही पूरा बदल जाता है। वो बेस अगर बदलता है तो उसको क्या कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में? उत्परिवर्तन कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, संलयन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। तो जैसे आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि कोविड-19 का वेरिएंट है, उसका म्यूटेशन हो गया। यानी उसका जो बेस का जो होता है, बेस का जो परिवर्तन होता है, वो पूरा बदल के किसी नए वेरिएंट में आ गया। तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्लोनिंग जो होता है, क्लोनिंग एज़ इट इज़ रहता है, लेकिन जो म्यूटेशन होता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? यानी उसके बेस में ही परिवर्तन होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं में इन चारों में से किसका ऑप्शन सही है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में इन चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कई जगह फायर अलार्म लगे होते हैं, ठीक है, और वो जो है जुड़ी होती हैं, जैसे ही आग लगती है वो बजने लगते हैं, तो उसमें फोटो सेल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे रहते हैं, जब टेम्परेचर हीट होता है तो यहाँ से देखिए यहाँ फोटो सेल लगा होता है, ये हीट होकर जो है क्या करने लगते हैं? बिजने लगते हैं। तो ये जो ब्रास देख रहे हैं, ये हीट होकर क्या होता है, जब बजता है तो ये जो है इसमें टच हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसी से ये सिस्टम जो है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1010 में बात करें से पूछा निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रॉन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है यानी बायोडिग्रेडेबल है। तो आप देखेंगे इसमें जो नियोप्रॉन है, नियोप्रॉन क्या है? सिंथेटिक रबर है, ये है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसमें ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्लोरोफिल वाले का दिया है, जिसमें आप देखिए मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, और मायोग्लोबिन के बारे में जो है डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 में देख लेते हैं क्या पूछा है। इसने पूछा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से शुरू होता है? लीवर, मुंह, या छोटी आंत, पेट, या जिसे अमाशय कहते हैं, ठीक है, अमाशय। यहाँ पर अमाशय भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो प्रोटीन का जो पाचन की क्रिया होती है वो किस अंग से स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे जो जो मेन आप देखेंगे जो पेट में जाता है, जिससे खाना प्रोटीन जाता है, उसकी पाचन क्रिया आप देखेंगे तो वो पेट में आमाशय में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए पूछा है, इसमें पूछा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी रिकेट्स का कारण बन, एनीमिया, घेघा, बेरी बेरी। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको बताना है अगर मानव जो है पॉलिश चावल खा रहा है तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। तो रिकेट्स की जहाँ तक बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, यानी बोन्स में जो है कैल्शियम फास्फेट के कमी के कारण ये होता है, इसके कारण जो है कैल्शियम फास्फेट की कमी हो सकती है। और एनीमिया की बात करें, एनीमिया जो है विटामिन बी 12 के कारण कमी के कारण होता है, ठीक है। घेघा जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और जहाँ तक जब पॉलिस्टाइस की बात करें उसके कारण जो है बेरी बेरी नामक जो है बीमारी होती है, जो विटामिन
B1 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात से पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के के जमने का मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो मानव के शरीर में थक्के के जमने के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि मानव का ब्लड जमने में कौन सी विटामिन जो है विटामिन का रोल है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, मानव के थक्के जमने में जो है विटामिन के का रोल है। ठीक है, बाकी विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी का जो है इसमें रोल नहीं है। इन सब विटामिन के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक विटामिन सी की बात है, तो विटामिन सी के लिए बहुत सारे लोग अलग जो है सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है विटामिन सी को जो है एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी ध्यान रखना, मनुष्य में जो है विटामिन सी जो होता है वो एस्कार्बोनिक अम्ल होता है, वो बनने में असमर्थ रहता है। यानी मनुष्य के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए जो है वो एक्स्ट्रा आउटर रिसोर्स करते हैं वो विटामिन सी के लिए। विटामिन सी जो होता है वो पौधों और जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य में नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिए इसका लिखा गया है कि जो क्वेश्चन हमने पूछा था ना कि नहीं कि प्रोटीन कहाँ पर पचना चालू होता है, तो आमाशय में होता है, इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए क्या पूछा है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, मस्तिष्क हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन 2, या शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो नीचे दिए गए कोड को आपको जो है यूज करके ए बी सी डी में बताना है कौन सा सही है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो ह्यूमन ब्रेन ही वो होता है जो मनुष्य का जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित करता है, और मनुष्य का जो जो भी शरीर का संतुलन है वो ह्यूमन के ब्रेन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है वो 3.3 पाउंड होता है, या कह लीजिए 1.5 केजी होता है। इसके अलावा एक बात और कि मेल का जो ब्रेन का साइज होता है वो 10% जो है अधिक होता है फीमेल ब्रेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 की बात से पूछा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक पेड़ से प्राप्त होता है? हींग, विटामिन, टिंकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताइए इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो एक पेड़ से प्राप्त होता है? टिंकल का मतलब क्या होता है? सुहागा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सुहागा। विटामिन का मतलब होता है शिलाजीत। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है पेड़ से प्राप्त होता है। तो ये देखिए हींग का पौधा है, ठीक है, तो हींग जो होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है दो कथन दिए गए, सॉरी एक कथन दिए गए, एक कार्ड दिया गया है। कथन में बताया गया है, कथन में सुक्रोज की तुलना में शर्करा अधिक मीठा होता है। कार्ड बताया गया है कि शर्करा को सुक्रोज के जलीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जहां तक शर्करा की बात है, शर्करा या जिसे कहें कि शुगर सिरप एक होता है, उसका यूज जो होता है आप देखेंगे तो बेकरी इंडस्ट्री में होता है, आइसक्रीम खाते हैं उसमें जो है मीठा बढ़ाने के लिए होता है, तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और ये बात सही है कि जो सुक्रोज की तुलना में शर्करा जो है अधिक मीठा होता है, और इसलिए भी डालते हैं इसको क्योंकि ताकि जो है उसमें आइसक्रीम या बेकरी में क्या है, नमी बनी रहे। ठीक है, और इसके अलावा शर्करा का यूज आप देखेंगे शरबत के रूप में भी होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है, कार्ड भी सही है, लेकिन व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है आप देखेंगे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? धातु दिया गया है, उनकी प्रॉपर्टी बताई गई है। सोडियम, पारा, ठीक है, चांदी, सीसा। तो आपको उनकी प्रॉपर्टी से मिलान करना है कि सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है, पारा की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, चांदी की क्या प्रॉपर्टी है, सीसा की क्या प्रॉपर्टी है। आपको उसको बताना है कि इन जो धातुओं को जो है मिलान करना है। जहाँ तक सोडियम की बात है, तो सोडियम को जो आप देखेंगे, सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चांदी की बात करें तो चांदी जो है ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। और पारा की बात करें
लेड की हम बात कर रहे हैं, ये जो कमरे के तापमान पर क्या करता है, पिघल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। शर्करा, ये शर्करा इस टाइप की सिरप पाई जाती है, इसका जो है बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, 118 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है? फाइब्रोन, लेक्सन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन। तो ये भी कई बार जो है रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है, यानी मैन मेड नहीं है, यानी वो नेचुरल रूप में पाया जाता है। तो आप देखेंगे जो फाइब्रियन होता है ये नेचुरल रूप में पाया जाता है। ये एक घुलनशील प्रोटीन होता है, जो आप कच्चे रेशम होते हैं उसमें ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए फाइब्रोन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए, प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए किसी जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? 1.0, 1.6, 2.1, 2.3। तो आप देखेंगे जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है यानी टीएफआर होता है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो है 2.1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला जो है, प्रत्येक महिला 2.1 बच्चे से कम अगर टीएफआर रखती है, तो यह इंगित करता है कि एक पीढ़ी जो है स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या है, पर्याप्त बच्चे नहीं पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि जनसंख्या में कमी आ रही है। तो इसका जो निर्धारित किया गया है 2.1 निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए क्या पूछा है, पदार्थ दिए गए हैं उनका उपयोग पूछा गया है। ब्लू विट्रियल, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ किस यूज में आता है, आपको मिलान करना है। ठीक है, और सही कोड का यूज करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। यहाँ तक सिल्वर आयोडाइड की बात है, ये तो सबको पता है, ये कृत्रिम बारिश में यूज होता है। ठीक है, और ब्लू विट्रियल एक क्या होता है, क्रिस्टली जो है ब्लू रंग का जो है पत्थर टाइप में होता है। ये जो है क्या होता है, कवकनाशी के रूप में या कीटनाशक के रूप में यूज होता है। इओसिन जो होता है, इसका जो यूज होता है सौंदर्य प्रसाधन में टोनर के रूप में यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो इओसिन का जो है जिंक, जो जिंक की जिंक फास्फाइड की बात करें तो जिंक फास्फाइड जो है, क्या आप देखेंगे कई जो चूहे मारने की या फिर कई सारी चीज़ों में ये यूज होता है। इसका मिलान आप देखेंगे, इसका मिलान हो जाएगा रोडेंटिसाइड्स, यानी रेड पॉइजन के रूप में इसका यूज होता है। ऑप्शन डी, इओसिन का मिलान जो है लाल स्याही से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए, 121 में क्या पूछा है, 121 में पूछा है कि मानव विकास रिपोर्ट 1997 में मानव की गरीबी सूचकांक एचपीआई की अवधारणा पेश की, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे वर्ष में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में बदल दिया। यानी किस वर्ष में जो है इसे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में बदल दिया, एचपीआई से एमपीआई कर दिया? 1999, 2005, 2010, 2015। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है उसे पहले एचपीआई में कॉन्सेप्ट आया था, फिर उसको एमपीआई में बदल दिया गया था। वो ईयर था, वो था 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। तो अब चलिए बताइए कि किसमें, कहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में जो है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या पूछा है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सी एक श्रेणी उसका हिस्सा नहीं? कुल मिलाकर पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट को कितने टाइप में
देखते हैं कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, मतलब कितने टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंट जो होते हैं वो होते हैं, एक तो भौतिक पर्यावरण होता है, ठीक है, एक जैविक पर्यावरण होता है। इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र होता है या ट्रांजिशन जोन होता है, वहाँ पर होता है कल्चरल इन्वायरमेंट। परिचालन इन्वायरमेंट जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए एसडीआई के बारे में कई सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। सबसे पहले से पूछा जाता है एसडीआई का डायमेंशन, यानी इंडिकेटर क्या क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या क्या है। तो डायमेंशन आपको याद रखना है, इंडिकेशन याद रखना है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2020 में, भारत की रैंक थी 130, वर्तमान में जो है रैंक गिरकर 132 हो गई है, ठीक है। ये रैंक आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके इंडिकेटर और डायमेंशन आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क के बारे में दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। चलिए बताइए कौन सा जो है नेचुरल रूप में, आप बताइए कि वायुमंडल में पाई नहीं जाती। तो इसमें जो ओजोन है यानी O3 है, वो नेचुरल रूप में जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, बल्कि O3 जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से, जब आप देखेंगे क्षोभ मंडल में ये बनता है। और ओजोन लेयर आप देखेंगे समताप मंडल के निचली परत में ये यहाँ पर गैसें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ओजोन गैस है, वो जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसके अलावा मेजर जो है सोर्स की बात करें और गैसेस क्या क्या है ग्रीन हाउस गैसेस, उनके बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, ठीक है, HCFC, ठीक है, CCl3, CHCl3, इनके बारे में आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको क्या रखना है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना, कौन कौन से गैसेस हैं, क्या क्या रिसोर्स हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है कि इकोसिस्टम जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है की अवधारणा का सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया गया, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी पारस्परिक संक्रमण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, एल्टन, बेनेट, रिकर्ले, रेडजेल। तो बताइए इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा सबसे सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो ये अवधारणा आई थी 1976 में जॉन बेनेट के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव निम्नलिखित में कौन से हैं, समुद्र स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियों यानी कोरल जो है विरंजन। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कारण देख रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नमी बरकरार है, बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, और कोरल विलंजन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। नमी बढ़ने से क्या हो रहा है, नमी बढ़ने से आप देखेंगे मौसम में जो है बीमारियां, मौसमी घटनाओं में जो है इंटेंसिटी बढ़ रही है, चक्रवात आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, इससे भी बीमारियां बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजी के क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे रियो अर्थ सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग का रिपोर्ट प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो आपको बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। जहाँ तक लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें, ये आया था 1972 में। इसके बाद आई बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, लेकिन लागू हुआ था 1989 में। रियो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ये हुआ था 1992 में। तो इस प्रकार अगर देखेंगे, अगर इसको क्रोनोलॉजी में डिवाइड करेंगे तो 4 2 3 1, यानी इसमें आप देखेंगे तो 4 2 3 1 कहाँ है, इसमें जो है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 4 2 3 1, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है इको मार्क किससे संबंधित है? सर्वोत्तम गुणवत्ता सामान के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, निर्यातित माल के लिए, आयातित सामान के लिए। तो आपको बताना है कि इको मार्क किस लिए दिया जाता है। तो आप देखेंगे जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान होते हैं उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। जहाँ तक सर्वोत्तम गुणवत्ता के जो क्वालिटी के मटेरियल होते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड दिया जाता है, आईएसआई मार्क दिया जाता है। तो बहरहाल इसमें इको मार्क पूछा है तो इको मार्क संबंध होता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? फोलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, नियोसिन, रेटिनॉल। तो आपको बताना है कि मनुष्य के सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन इसमें आवश्यक है। चलिए बताइए। तो मनुष्य के सामान्य दृष्टि के लिए आप देखेंगे तो रेटिनॉल जो है आवश्यक है, रेटिनॉल विटामिन आवश्यक है। ठीक है, फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड जो है विटामिन बी का स्रोत है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो है विटामिन बी टू से मिलता है और विटामिन बी टू पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, नियोसिन आप देखेंगे तो नियोसिन जो है विटामिन बी से इसका स्रोत है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किए उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 130 में पूछा है 130 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर पक्षी बाड़, संसई नवर झील, सुरिंसर मानसर झील। तो आपको बताना है कि रामसर साइट्स जो यूपी में है उनमें इन चारों में से कौन यूपी में नहीं है। टोटल रामसर साइट जो है यूपी की बात करें तो 10 है। ठीक है, वैसे एनडीए लेवल पर 75 है। तो इनमें आप देखेंगे जो सुरिंसर राम मानसर जो झील की बात कर रहा है ये जम्मू कश्मीर में है, बाकी तीनों जो है यूपी में है। ये सुर सरोवर आगरा के पास है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो सरसई झील आपको इटावा के पास मिल जाएगा। और समसपुर देखेंगे तो समसपुर आप देखो रायबरेली के पास मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कई बार, जो है ऐसा हुआ कि आपको जो है रामसर साइट दे दिया गया है, उनके स्थान के नाम दे दिए गए मिलान करने के लिए। नंबर 131 में दिखा निम्नलिखित में किसने विश्व का पहला हृदय का ट्रांसप्लांट किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नेट, विलियम बैट्रिक। तो आपको बताना है कि विश्व में जो है पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो विश्व में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट आपको बताना है किसने किया था। तो ये किया गया था 1967 में। बात करें तो 1967 में जो है केप टाउन में साउथ साउथ अफ्रीका में गेरुट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है क्रिश्चियन बर्नेट ने किया था। ये है क्रिश्चियन बर्नेट, इन्होंने ही किया था। इसके अलावा डॉक्टर वेणुगोपाल की बात करते ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये भारत के 75 रामसर साइट हैं, इनको आपको देख लेना है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो है ऐड किया गया है 11 न्यू रामसर साइट, उनके भी नाम दिए गए हैं, प्लेसेस दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए क्या पूछा है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? विकलांग व्यक्ति, बाल स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। तो सुगम्य भारत अभियान के बारे में आपको बताना है। तो सुगम भारत का मतलब अभियान का मतलब होता है कि हर किसी के लिए जो सुलभ अपने पास भौतिक रिसोर्स है यानी इन्वायरमेंट है, उनको क्या है सबके लिए सुलभ वातावरण प्रदान करना। यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाएं, एयरपोर्ट में जाएं, तो उनके लिए व्हील चेयर के लिए जो है अलग से जो है रास्ते सुलभ बनाए जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो 133 की बात कैसे पूछा, ठंडे कक्ष में यानी कोल्ड स्टोरेज में जो रखे हुए फल होते हैं वो लंबे समय तक भंडारण प्रदर्शन करते हैं, यानी वैसे के वैसे बने हैं। कुल मिलाकर अगर इंग्लिश समझे, इसको सिंपल लैंग्वेज समझे, तो जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए कोई फल सब्जी होते हैं वो लंबे समय तक एज इट इज़ बने रहते हैं। वो क्यों? सूरज की रोशनी के संपर्क आने से रोका जाता है इसलिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है इसलिए, श्वसन दर की कम हो जाती है इसलिए, या ऑप्शन डी आर्द्रता में वृद्धि हुई है इसलिए। तो आपको बताना है कि जो कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियां रखी रहती हैं वो एज इट इज क्यों बने रहते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज की काम होती है होता है कि वहाँ पर फल और सब्जी जो रखे रहते हैं उनको जो पकने या सड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक वो
सांस नहीं लेंगे, या कहने का मतलब उनकी जो श्वसन दर होती है वो कम हो जाती है। और जब उनको कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला जाता है, जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, एथिलीन छोड़ते हैं, फल और सब्जियां, तो जिससे वो पकने में उनके सहायक होता है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। देखिए राइबोफ्लोविन ऑप्शन में दिया था, बार बार राइबोफ्लोविन के बारे में पूछ रहा है, तो राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। पेलाग्रा, पेरीवेरी, स्कर्वी, किलोसिस। तो राइबोफ्लोविन की कमी से देखिए कई लोगों को आप देखते होंगे होंठ में जो है इस तरह की दरारें या जो है ऐसे फट जाते होंगे, तो ये राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। अब राइबोफ्लोविन की कमी से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ओष्ठ विदारक शुद्ध हिंदी में कहते हैं, या फिर किलोसिस कह लीजिए। तो किलोसिस के कारण क्या होता है, तो राइबोफ्लोविन की कमी के कारण क्या होता है, वो होठ पे जो है ऐसे कट फट जाते हैं या सूजन आ जाती है, और ये जो है विटामिन बी टू की कमी से होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 135 दिखे, 135 में क्या पूछा है, 135 में पूछा है, रिंगल मैन स्केल का उपयोग किसके घनत्व के मापने के लिए किया जाता है। धुआं, प्रदूषित पानी, कोहरा, शोर। तो रिंगल मैन स्केल देखिए एक प्रकार का ऐसा रिंग होता है, इसमें कई सारे स्केल दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो जितना डार्क रहता है उसको जो है धुआं यानी स्मोक जो होता है उसके जो डेंसिटी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा धुआं। ठीक है, अब इसमें देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए विटामिन दिया गया है, उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, उनके कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ अब आपको यहाँ ध्यान देना है, कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, कभी कभी होता है पूछ ले कौन से जल में घुलनशील है, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B1 से लेकर B12 जितने हैं ये विटामिन जो है बी सीरीज के, ये जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जो है वो भी जल में घुलनशील है। अब इनके रिसोर्स दिए गए हैं कि विटामिन ए से विटामिन बी में कहाँ से आप ले सकते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन साइंस इन्वायरमेंट से हट के है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी रीजन वर्तमान में चर्चा में है और हमेशा रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी में एजोब सी है, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। अब इसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन बैंक ऑफ ब्लैक सी। कुल मिला कह रहा है कि ब्लैक सी के किनारे जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन स्थित नहीं है, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। चलिए बताइए। देखिए ये तो टर्की हो गया, ये ब्लैक सी के किनारे है, यहाँ पर जॉर्जिया है, ठीक है, फिर ये रशिया आ गया, ठीक, फिर ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, ग्रीस भी नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन नहीं है ब्लैक सी किनारे। तो देखिए सर सीरिया कहाँ है, सीरिया जो है ये मेडिटेरियन सी से अपनी सीमा साझा करता है, ब्लैक सी से नहीं। ये लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, 100% इससे क्वेश्चन आएंगे। एक दूसरा क्या है, मेडिटेरियन रीजन वाला, जेरूसलम वाला, इजराइल वाला रीजन, इसमें पूछता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इजराइल, ठीक है, इजिप्ट का नाम दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा मेडिटेरियन सी से लगा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ प्लेसेस जो है जैसे गजा सिटी न्यूज़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वेस्ट बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जैसे जेरूसलम, ठीक है, डेड सी कहाँ है, ठीक है, लेक तिब्रिस कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मेडिटेरियन सी से लगे जितने भी देश हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से बनेंगे, रीजनल ज्योग्राफी से। बहरहाल बात करें क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, तो बोटुलिज्म क्या है, खाद्य जनित रोग, और ऑप्शन बी खाद्य जनित विषाक्त, ऑप्शन सी जल जनित संक्रमण, ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बोटुलिज्म क्या है, खाद्य जनित संक्रमण है या खाद्य जनित विषाक्त है, या जल जनित है, या जल जनित विषाक्त है। तो बोटुलिज्म जो है, बोटुलिज्म आप देख रहे होंगे, जो आप
ये डिब्बे वाले खाने खाते हैं, या रसगुल्ला हो गया, कोई भी मिठाई हो गई, या उसमें जो भी प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, उनके कारण रोग होता है। ठीक है, तो ये क्या प्रकार भोज्य पदार्थ से होने वाला क्या है, विषैलापन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको निगलने की समस्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे आपको आप पैरालाइज हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो हो जाएगा खाद्य यानी जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो है विषाक्त यानी विषैला एक प्रकार का रोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉटलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 में क्या पूछा है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया था? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मगर, आईएनएस तलवार, आईएनएस विक्रमादित्य। तो आपको बताना है कि जो अभ्यास हुआ था कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में, उसमें जो है कौन से आईएनएस ने भाग लिया था? और ये कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में हुआ था ईस्ट अफ्रीका कोस्ट में। ठीक है, तो इसमें आईएनएस तलवर ने भाग लिया था। आईएनएस तलवर की बात करें तो ये रशिया में बिल्ट हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते पूछा, निम्नलिखित में किस कण का आवेश शून्य होता है, यानी वो उस पर कोई आवेश नहीं हो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो आपको बताना है किस कण पर जो है आवेश जो होता है वो शून्य होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि पॉजिट्रॉन में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो है एक प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन में देखिए ऋणात्मक और आवेश होता है। अल्फा कण में आप देखेंगे, अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का जो है आवेश पाया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। 139 में क्या पूछा है, 139 ने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू, बुखार, फाइलेरिया, नींद की बीमारी, मलेरिया। यानी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलाया जाता, इसमें चारों में से आपको बताना है। तो डेंगू, डेंगू आपको पता ही है कि डेंगू जो है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जहाँ तक फाइलेरिया की बात है, फाइलेरिया भी जो है एक पैरासाइट्स बीमारी है। ठीक है, जिसे हाथी पाँव कहते हैं। ये संक्रमित मच्छरों जब उस पर बैठ जाते हैं तो ये क्या पैरासाइट्स छोड़ देते हैं, इससे ये होता है। और मलेरिया, मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। जहाँ तक नींद की बीमारी की बात है तो ये सीसी नामक मक्खी पाई जाती है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में। तो उसके काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी ये जो है मच्छरों के काटने से नहीं होता, यानी मच्छरों द्वारा भी फैलाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 140 की बात किसने पूछा, तापा कपड़ा निम्नलिखित में से किस परिवार के पौधे से प्राप्त किया जाता है? एक्सप्लोडियस, मोरिसी, क्रेमिनाई, मालवेसी। तो आपको बताना है तापा कपड़ा जो है इन चारों परिवारों में से किस परिवार से प्राप्त किया जाता है? तो देखेंगे जो तापा कपड़ा जो है सहतूत देखेंगे, सहतूत के परिवार से। ये देखिए कई सारे ये ड्रेसेस भी यूज किया जाता है, चटाई भी बनाई जाती है। तो वो जो परिवार का कपड़ा उसे क्या कहते हैं, मोरिसी कहते हैं। तो मोरिसी के परिवार से ही आता है शहतूत, उससे जो है इसकी छाल से जो है शहतूत की छाल से, उसे पेड़ के छाल से तापा कपड़ा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 ने पूछा है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य का प्रकाश को वापस जो है परावर्तित करता है? रेत रेगिस्तान, धान की फसल वाली भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेरी ग्रासलैंड की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि सन रेज का परावर्तन सबसे अधिक मात्रा में इन चारों में से कौन करता है, यानी एल्बिडो की मात्रा किसमें ज़्यादा है? एल्बिडो का मतलब होता है प्रकाश के परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। तो जितना लाइटर एरिया होगा, यानी जितनी चिकनी सतह और जितना लाइटर एरिया होगा, उतना जो है प्रकाश का अवशोषण कम होगा और प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे गर्मियों में जो इसके पहले वाले में बताया था, गर्मियों में लोग क्यों जो है लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो प्रकाश का अवशोषण कम करते हैं और रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं। और ठंडियों में क्या करें, डार्क कपड़े पहने ताकि उनको ठंडी से बचा जा सके। तो आप देखेंगे कि इसमें जो होगा बर्फ़ से, ताज़े बर्फ़ से ढकी चिकनी सतह होती है, वो क्या करती है, प्रकाश का जो है ज़्यादा परावर्तन करती है। अगर वहीं जो है बर्फ़ पर देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का जो है बर्फ़ की जो चादर है वो ब्लैक होती जा रही है, और इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का ज़्यादा अवशोषण हो रहा है, पानी का स्तर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में क्वेश्चन पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम
जो होता है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मेथोग्लोबिन, लीड, नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपको बताना निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है? इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है और बच्चे का आप देखेंगे चेहरा जो होता है हल्का हल्का नीला दिखाई देता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की यानी रक्त की मात्रा की कमी हो जाती है। इसके कारण जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसे क्या कहते हैं, इन्फेंट जो है मेथेग्लोमोबिया भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसका मतलब है कि कोई देश 2050 तक अपना उत्सर्जन शून्य कर लेगा। ऑप्शन दो, इसका मतलब है किसी देश का उत्सर्जन इसकी भरपाई वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण और निष्कासन से की जाएगी। आपको सही उत्तर बताना है। नेट जीरो का मतलब क्या है? यानी जितना हमने नेचर से लिया है उतना हम नेचर को वापस कर दें, वही हो जाएगा टोटल नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट जीरो की जहाँ तक बात है, तो ये जो टारगेट रखा गया है वो 2050 तक नहीं 2070 तक रखा गया है। और ये टारगेट रखा गया था कॉप 26 में। और ये कॉप 26 में कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था, ठीक है, ग्लासगो में। वहीं पर जो है नेट जीरो का टारगेट रखा गया था। इसमें ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। यानी किसी देश के उत्सर्जन में इसकी भरपाई कर दे, वायुमंडल से जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का जो अवशोषण हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, वो इक्वल हो जाए। तो ये बात सही है, इसमें ऑप्शन दो सही है। ठीक है, तो नेट जीरो का मतलब आप समझ गए, यानी जितना हमने एनवायरनमेंट से लिया है प्रकृति से उतना हम उसको दे दें। और उसके कई तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में बात करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास, फ्लूक्स ग्लास। तो आप देखेंगे कई सारे जो है ग्लासेस यूज किए जाते हैं। उसके बारे में आपको बताना है कि जो अल्ट्रा वायलेट वेव होती हैं, रेज होती हैं, वो उनको काट सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा ग्लास है। तो ये क्रुक्स ग्लास होता है। क्रुक्स ग्लास होता है, ये सेरियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं उनको काट सकता है। और सेरियम क्या होता है, सेरियम से ही जो यूवी रेज तेजी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण से धूप के चश्मे भी जो है इसी ग्लास का यूज किया जाता है, क्रुक्स ग्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अन्य ग्लास की बात करें तो अन्य ग्लास के बारे में आपको जानना हो, जैसे आप सोडा ग्लास की बात करें तो सोडा ग्लास में खिड़की के शीशे बनाने के लिए यूज किया जाता है। पायरेक्सिक ग्लास की बात करें इंडस्ट्रियल एरिया में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, जेना की बात करें तो ये जेना ग्लास केमिकल वेयर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, पूछा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? प्रिंट और डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से। ऑप्शन बी, लोक संगीत विकास से। ऑप्शन सी, लोकसभा के ऑडियो विजुअल विमोचन से। डी, दिया गया सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो आपको बताना पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। तो पीएम वाणी योजना, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप देखें कई, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर फ्री वाईफाई मिलता है। तो एक मिनी रक्त कंपनी है रेल मंत्रालय की, रेलटेल, उसने इसका ठेका लिया है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने का। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या पूछा है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय यानी एक्सचेंज का स्थान है टेचियोल्स, ब्रेंक्योल्स, फुफ्फुस सिराएं या एल्वियोली। एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठियाँ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वायु कोष्ठियाँ। तो आपको बताना है कि फेफड़ों में जो गैसीय जो एक्सचेंज होता है उसका स्थान क्या है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है एल्वियोली, यही है वायु कोष्ठियाँ या एल्वियोली। ये क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पूछा है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन दो, यह एक सदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है, यानी
अदिश राशि स्केलर क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। जस्ट इसका रिवर्स सदिश राशि में, जिसे वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, उसका परिमाण जो यानी मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी होता है और दिशा भी होती है। और जहाँ तक विद्युत विभव की बात है, तो ये क्या करता है, यह एक अदिश राशि है और यह क्या करता है, एक यूनिट जो आवेश होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को निर्धारित करता है। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है ऑप्शन 2 गलत है, केवल और केवल ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 148 में बात किसने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है उसमें क्या पाया जाता है, आप देखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में आप देखेंगे कम मात्रा में जो है इथेन और प्रोपेन भी होता है लेकिन ब्यूटेन के साथ। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा है, खीरे के काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो पानी निकल जाता है। ऑप्शन 1 काढ़ क्या है, सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी प्रसार। तो अगर कोई खीरा है, अगर उसे काट रहे हैं, जब उसमें नमक डालते हैं तो जो पानी बाहर निकलता है उससे पूछ रहा है किसके कारण होता है, तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के कारण जो है ये खीरे का पानी जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और सदी सदिश राशि आपको याद करना है, तो यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, इसको अभी आप देख सकते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में दिया गया, ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं। यानी अर्धपारगम झिल्ली, अगर आप खीरा काट रहे हैं तो उसमें एक लेयर पाई जाती है। तो क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयन से जब उसमें उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होते हैं, वो गुजरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 की बात इसने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, बॉल, शैवाल, लाइकेन, मॉस। तो आप देखेंगे सारी चीजें ग्रीन आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे मॉसेस हो गए, मॉसेस आप देखेंगे पत्थरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एल्गी आप देखेंगे तो समुद्र में या तालाब में पाए जाते हैं। जो वायु प्रदूषण का सूचक इंडिकेशन होता है वो क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन लाइकेन जो होता है वो पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, उनको ही आप देखेंगे, उनको देखकर जो है वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, वो अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगर वो वायु प्रदूषण को अवशोषित कर रहे हैं, अगर किसी जगह लाइकेन नहीं पाए जा रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर हवा में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, यानी इन्वायरमेंट जो या वायु प्रदूषण वहाँ पर देखने को मिलता है। वो इंडिकेटर का काम करते हैं, इन्वायरमेंट इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, यानी जो लाइकेन होते हैं वो सल्फर के ऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 151 लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक नहीं है, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स यानी वसा का जो है आवश्यक घटक नहीं है। इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 151 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।